अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, तो एक ना एक प्रिंसिपल आपको जरूर मिलने वाला है, बातें नहीं बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना, आपसे वो कई बार केस स्टडी दे देगा और केस स्टडी देकर फिर आपको आइडेंटिफाई करवाएगा, कहेगा पता लगाओ कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है और उसको एक्सप्लेन करो। समझ आई बात ये नहीं आई? तो बच्चों बताओ, आप लोग काफी फैमिलियर हो इन सभी प्रिंसिपल से। देखो इन्होंने मतलब बढ़िया बुक इस तरीके से बनाई है कि पहले थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, फिर डिटेल में समझा दिया। तो सर आप भी पहले ओवरव्यू दे दो, फिर डिटेल में समझा दो। बिल्कुल यार, जैसा आप कहोगे मैं वैसे कर लूंगा, आपको सब कुछ आता भी है। तो पहले मेरा वाला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड ओनर आर बस। अब सर ये आपने कम से कम 100 बार ये बात क्लास में बोल दी है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और ओनर दो सेपरेट पर्सन है। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ना कि ओनर। बस इतने पे रोक देते हैं। चलो सर, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी, इधर देख लीजिए, आपको सब आता है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि भाई खाली वही ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अगर किसी ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप यहाँ पर इंक्वायरी करके गए और आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, जस्ट खाली अपनी इंफॉर्मेशन लिखवाई, बोला सर देखेंगे हम, और उसके बाद कोई बच्चा चलो डेमो भी लेके आया, चला गया, फिर नहीं ज्वाइन करा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्ड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस, हैज नॉट टेकन प्लेस। अकाउंटिंग पीरियड, चलो आते हैं पहले रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। व्हाट इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट? एनीवन ऑफ यू? चलो सर आप हमारे से मत पूछो, आप ही बताइए। अरे मेरे दोस्तों, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है ये एक्रूअल बेसिस का एक पार्ट है। एक्रूअल बेसिस दो चीजों से डील करता था, रिवेन्यू से और एक एक्सपेंस। तो एक्रूअल बेसिस का ही बस रिवेन्यू वाला उठा लो। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है रिवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स when it has been earned, not when it has been received। इस बात से मतलब नहीं है कि हमें रिवेन्यू मिला है या फिर नहीं। रिवेन्यू कब बुक में रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जब हमने कमाने का मतलब क्या है? जब सर्विस सेल हो गई है, तभी तो हम क्रेडिट सेल को बुक्स में दिखाते हैं, और तभी हम उधार सर्विसेज भी दिए वो भी रिकॉर्ड करते हैं। चलो तो सर, और एक हम चलते हैं यहाँ पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। बट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक लाइन पढ़ के। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उसका फिर रिजल्ट्स निकालिए। रिजल्ट्स मतलब जनरल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रेडिंग, P&L। समझ में आई बात ये नहीं है? इसके बाद वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है आप अच्छे अकाउंटेंट बनो, ईमानदार अकाउंटेंट बनो, ऑनेस्ट अकाउंटेंट बनो। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, तो दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड थ्रू एविडेंस। उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस। विदाउट एविडेंस आपको किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आई बात या नहीं है? और यहाँ पर मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा आइटम जो मेटेरियल है, मेटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, दैट थिंग्स मस्ट बी डिस्क्लोज। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट प्राइस पर, और फिर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसको कहां पे चार्ज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आई बात या नहीं आई? तो ये कहता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है आपने प्रोजेक्टर 20,000 का लिया, उसे एक ही साल में डाल दोगे, नहीं। अगर आपको उसको बेनिफिट 5 सालों में मिलेगा तो आपको उसको चार्ज भी 5 सालों के अंदर ही कर देना। और आज आप लोगों की फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है। पहले तो मजा नहीं आता, पहले तो क्योंकि आपको जब मूवी देखते हैं तो कई बार क्या होता है, बस ट्रेलर देख रहा नहीं है, आप स्टार्टिंग में आप लास्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बोलो हाँ है ना। लेकिन आज आप कनेक्ट कर सकते हो, भाई क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर भी पढ़ लिया और साथ में कौन सा चैप्टर भी पढ़ लिया? फाइनल। इसलिए रिवीजन की एक भी क्लास मत मिस करना, और इसीलिए मेरी स्पीड भी हो रही है, वरना तो यार हाँ एक चैप्टर कराने में 6 दिन लगाए हम लोगों ने। और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स बट ऑलवेज एंटिसिपेट द फ्यूचर। जो आपके घर वाले आपकी लाइफ के लिए लगाते हैं,
कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप घर से निकलते हो छाता लेकर चलते हो, क्यों? क्योंकि आप पता है यार नेगेटिव सोच कर चलते हैं। बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? कल को कुछ एक्सीडेंट। दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात या नहीं बच्चों? और फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंट एंड मैटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। और मैचिंग प्रिंसिपल, इधर देख लीजिए, मैचिंग प्रिंसिपल, ये जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया है, मैचिंग प्रिंसिपल से तो बनाया है। याद करो, करंट ईयर के खर्चे ले लिए, करंट ईयर के रेवेन्यू। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खर्चे ले लिए 2022 के, इनकम ले ली 2021 की, ऐसा नहीं है। एक भी खर्चा जब हमने 2022 की बनाई, एक भी खर्चा हमने ना 21 का लिया ना 23 का लिया, सारे खर्चे किसके लिए? 22 के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात या नहीं है? तो मुझे लगता है अगर आप इनको खुद से पढ़ोगे तो शायद आप लोगों की और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनोगी। बोलो हाँ या ना? और अब आप कहते हो नहीं सर आप एक बार ऊपर ऊपर से तो करा ही दो, तो खत्म कर दूं, फिर क्या कहते हो? करवा दूं? चलो सर आप पढ़े, अब खत्म ही करते हैं, तुम्हारे भरोसे छोड़ना ही बेकार है, फिर आ जाओगे अगली क्लास में ऐसे मुंह उठा के। आइए जी, बिजनेस एंटिटी, एंटिटी हैज अ सेपरेट बिजनेस एग्जिस्टेंस फ्रॉम ओनर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी व्हिच इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। देयरफॉर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एनालाइज्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर। सर यही सब आपने बातें हमें समझा रखी है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब वही सारी बातें किताब में लिखी हुई मिलती है। The owner is treated as creditor for his investment in business as of the firm has, यानी कि ऐसे मानता है ओनर, भाई तू तो बाहर का बंदा है, तू तो यहाँ का बंदा है ही नहीं, तभी तो क्रेडिटर मान लिया उसको। बोलो हाँ या ना? लेकिन इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं as if the firm has borrowed from its owner, मान लिया है कि भाई जैसे हमने तो तेरे से पैसा उधार लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। आ गई ना बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कल भी समझा रहा था। Like any other business sector, his private expenses are treated as drawings. ठीक है मेरे दोस्तों, चले आगे। Money measurement principle, according to this principle, only those transactions that are measured in money or can be expressed in terms of money are recorded in books of accounts of the enterprise. Non-monetary events like death of any employee, manager, strike, देखो examples मिल गए यहाँ पर आप लोगों को, इसको आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, हाईलाइटर आपको अपने पास रखना चाहिए। Non-monetary events like death of any employee, manager, strike, disputes are not recorded at all, even though these events also affect the business operation significantly. तो आप बिजनेस का भी पढ़ोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया से। क्रक्स है, बिल्कुल काम काम की चीज है। लिमिटेशन और इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। समझ में आई बात? ये तो आपको पहले ही बता, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। अरे ह्यूमन रिसोर्सेज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ध्यान रखना, कोई एफिशिएंट है नहीं है। भाई आपने बोला गेट बंद करिए, अंदर से बंद कर दो। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है सर जी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, हो गया। सेटिस्फाइड कस्टमर्स, अब भाई सेटिस्फाइड कस्टमर बहुत बड़ी चीज है। डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई को रिकॉर्ड ही नहीं करता। डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई लायबिलिटी, जो ऑनेस्ट एम्प्लॉई नहीं है वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट करने चाहिए, जबकि करता ही नहीं है। अब आप समझो, मेरा एम्प्लॉई रोज मुझे पागल बनाए, रोज मेरे जो भी फीस आ रही है उसमें 200-300 पार करता रहे, आप बताओ, तो भाई साहब कितने का नुकसान हो गया मेरा। समझ आई बात ये नहीं है? और मेरा एक एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, तो हमें उसको कंसीडर करना चाहिए। वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट स्टैटिक। टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंपल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजेनियस, ट्रांजैक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन अ कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट व्हिच इज नॉट स्टेबल। हम ना मनी की टर्म्स में सारी चीजों को मेजर करके फिर रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ मनी की वैल्यू डेली बेसिस पे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आप देख लो, आज $1, आज इतने रुपीज है, आज इतने रुपीज का $1 है, इतने रुपीज का है। तो थोड़ा सा इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉइंट्स। According to this principle, the whole indefinite life of an enterprise is divided into small parts known as accounting period. Accounting period is defined as interval of time at the end of which the profit and loss and balance sheet are prepared. Final account भी लिख सकते हो आप।
सो दैट द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। समझ में आई बात? आपके हर साल टेस्ट होते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस आपके रेगुलर इंटरवल पर मेजर करें। अब मैं आपको ये लिखने के लिए दूंगा, फिर आप बोलोगे सर ने बोरिंग काम। अरे बेटा जब तुम लिखोगे ना ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ पे सेट होगी पढ़ने से पहले, तो पेपर में आएंगी ये सब चीजें। अब आप खाली ऊपर से पढ़ के चले जाओगे, इतना बड़ा है, 2-4 लाइन लिख के फिर खत्म हो जाओगे, इसलिए लिख लेना। एंड डिसीजन कैन बी टेकन एट एप्रोप्रिएट टाइम, डिसीजन एप्रोप्रिएटली ले सके। अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। Relevance, this assumption requires showing the allocation of expenses between capital and revenue, or portion of capital expense that is consumed during the current year charged in income statement P&L, and rest of the portion, और जो rest of the portion है ऑब्वियस सी बात है, जो भी मशीनरी आपने खरीदी है 10,000 की है, 1 लाख की है, जो 10,000 की डेप्रिसिएशन लगे वो P&L में जाएगा, बाकी जो 90,000 है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। एज पर इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, तो इसलिए भी हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। और टाइमली एक्शंस अगर आपको चाहिए तो भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑल, कहता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, कहता है ऑल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट, मटेरियल, मटेरियल का मतलब भी क्या होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब वो चीज जो इन्वेस्टर के डिसीजन को क्या कर सकते हैं इन्फ्लुएंस। अब मान लीजिए नई इंक्वायरीज आए और मैं कहूँ कि इस साल हमारे सारे बच्चों के 90+ नंबर आए हैं और मैं उनको ये ना बताऊं आप बताओ, तो इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। या मैं बोलूँ इस साल के पिछले साल के 2021-22 के हमारे सारे बच्चे फेल हुए हैं, बताओ एक बार बताओ, तो वो बच्चा ज्वाइन ही नहीं करेगा। समझ आई बात या नहीं आई? तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियल। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन जरूर डिस्क्लोज करनी चाहिए। रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कीजिए इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स में आप इसको डिस्क्लोज कीजिए। बताइए कि ये चीजें, जैसे कि हमारे इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब इस साल प्रॉफिट क्यों हो गया हमारा अच्छा? क्योंकि हमारी आईटी सेक्टर थी, कोरोना आया था, इस वजह से हम प्रॉफिट, ऐसे हम रेगुलरली इतना नहीं कमाते। जैसे अडानी का भी आप लोगों ने देखा हो, तो अडानी का भी इस टाइम काफी ज्यादा हालत डाउन चल रही है। तो अडानी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये दिखाना, जब अगली बार जब अगले साल के लिए इस साल के एंड बनाएगा तो डिस्क्लोज करेंगे कि भाई एक रिपोर्ट्स की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउन गए, क्योंकि वो इन्वेस्टर के डिसीजन को क्या कर रहे हैं इन्फ्लुएंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज अ मींस ऑफ कन्वेइंग एंड नॉट कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन। कन्वे करो ना कि इंफॉर्मेशन छिपाइए, इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम करनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टीज मे बी एबल टू टेक साउंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। समझ आई बात ये नहीं? एग्जांपल, कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू अ क्लेम ऑफ वेरी बिग अमाउंट। अब आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप उसको बता नहीं रहे, जो आप हार भी सकते हो। कल को आप हार गए तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको इसको एज अ फुटनोट कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए। और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जिसकी आज की डेट में नील बुक वैल्यू है, लेकिन जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है बाय हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। याद करो मैंने गारंटी दी थी, आपको लोन चाहिए था, जवाब दो यार। उसको क्या बोला था? कंटीजेंट लायबिलिटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में दिखानी चाहिए। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही है। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स व्हिच इज कंपल्सरी, बट मतलब मटेरियल फैक्ट्स कंपल्सरी है, बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट इवन दोज फिगर्स व्हिच आर इरेलेवेंट आर टू बी इंक्लूडेड। मतलब कोई चीज इरेलीवेंट है तो उसको इंक्लूड मत कीजिए। अब मान लीजिए आपकी लाखों करोड़ों की बिजनेस है, आप उसमें हजारों रुपए को कंसिडर कर रहे हो तो हटा दो उसको। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी है, जो एंटिटी का नेचर है, उसकी जो साइज है, उसी हिसाब से मेटेरियलिटी क्या करी जाती है, डिसाइड करी जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those item or information should be disclosed that have material effect and relevant to the user. So item having an insignificant effect, इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और being irrelevant to user need not to be disclosed separately। समझ में आए? जो यूजर चाहे नहीं रहा, जो यूजर के लिए काम की नहीं है, उसको आपको दिखाने की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे, जो मटेरियल है, तो उसको आपको जरूर डिस्क्लोज करना
चाहिए। समझ में आई बात यार? जवाब दो। अब मान लीजिए आप 10 में से एक टेस्ट में फेल हो गए, क्या घर वालों को पता है ना, हो गई थी कोई बात, लेकिन 10 के 10 टेस्ट में, 10 में 60 टेस्ट में आप फेल हो रहे, फिर मैं नहीं बता रहा हूँ वो गलत है। इफ द नॉलेज ऑफ एन, अब देखो ध्यान से, इफ द नॉलेज ऑफ एन एनी आइटम अफेक्ट्स द इन्वेस्टर डिसीजन देन इट इज टर्म्ड एज मेटेरियल इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात या नहीं है? तो व्हाट इज मेटेरियल? कोई भी ऐसी चीज जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरियल। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, वही सेम एग्जाम्पल मिलेगा। इट शुड बी नोटेड दैट, जैसे आप लोगों के लिए 10 रुपीज भी मटेरियल है, क्योंकि आप पॉकेट मनी मिलती है उसी में से आप कर रहे हो। 20 50 आपके लिए मटेरियल है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 50 100 चलो चल जाएगा, 500 तक भी चल जाएगा, हमारे लिए इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग कमा लेते हैं। लेकिन हमारे लिए 5000 बहुत मटेरियल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कुछ दिन पहले हमारा टेबल लैंप वो हुआ, चोरी हुआ, जो भी कुछ रहा, तो अच्छा सा नहीं लगा कि यार नुकसान तो नुकसान ही है, जबकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, 1200 1300 का होगा हद मार के, बट वो मटेरियल था तभी तो अच्छा नहीं लगा। बात समझ आई है नहीं है? जवाब दो यार। लेकिन वहीं एक बड़ी एंटिटी होती, उसके लिए तो 1200 1300 रोज का ही, मतलब मान लो किसी एंटिटी में 50 एम्प्लॉई है और एक दिन उनके लिए कोई समोसा ब्रेड मंगा दे, उसी दिन क्या हो गया बताओ? 1000 1200 का तो खर्चा वैसे ही हो गया। बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर ये एंटिटी के नेचर, साइज, उसके ऑपरेशंस, उसके रिवेन्यूज पर डिसाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर एंटरप्राइज। एक कोई पान का खोखा लगा रहा है यार, उसके लिए तो भाई 50 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे दिन में 500 रुपये की सेल करता है। वहीं विशाल मेगा मार्ट की बात करें, बड़े बड़े, इनके लिए 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया? एग्जाम्पल देखो। तो ये कहने की कोशिश करी जा रही है कि कोई आइटम अगर एक एंटिटी के लिए मटेरियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे के लिए इमैटेरियल होगा या दूसरे के लिए मटेरियल होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल, एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इज इमैटेरियल। 50,000 हमारी जैसी छोटी एंटिटी के लिए तो 50,000 बहुत बड़ी चीज है। जवाब दो यार। हमारी जैसी छोटी एंटिटी का तो 3 4 महीने का रेंट चला जाए इसमें। समझ में आई बात? ये नहीं है? हम 50,000 तो साल में भी नहीं कमाते। बात आई समझ या नहीं है? तो इनके लिए देखो, एग्जाम्पल एन आइटम ऑफ एक्सपेंस ऑफ 50,000, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं होता हमारा 50,000 का भी, सही बताऊँ। एन आइटम ऑफ एक्सपेंस ऑफ 50,000 इज इमैटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। और जो 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है उसके लिए 50,000, क्या यार बोलो? वही वाली बात है, हमारे सर में से एक आधा बाल टूट गया है, क्या यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रे बोलो हाँ है ना? अब इससे ज्यादा और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ मैं? मेरे पास एग्जांपल, हाँ जी, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल, बातें नहीं बच्चों, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ भी लेगा, तो बातें नहीं प्लीज। तो सर अब आप प्लीज अपना मत समझाओ, जो किताब में लिखा है वो बताओ। ओके बच्चों, सॉरी, थैंक यू। लो जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट इन एंटिसिपेटेड, अबे कर रहा हूँ, छुट्टी कर रहा हूँ, रुक जा भाई, बैठ जा थोड़ी देर और, जादू इधर देखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल profit in anticipation should not be recorded, but loss in anticipation should be immediately recorded. ये मत मानो कि फ्यूचर में आपके पास 1000 बच्चे होंगे, नहीं, ये मानकर चलो फ्यूचर में एक बच्चा भी नहीं होगा। सर हम यही चाहते हैं, कसम से हम यही चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हमारे घर वाले भी कहते हैं, वैसे कुछ बंदों के अंदर ये इनबिल्ट रहता है, बातें नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है। मेरा तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे पता है फ्यूचर में ज्यादा ही होना है, तो इसी वजह से ना कभी प्रोविजन बनाया, ना कभी रिजर्व बनाया। लेकिन संदीप सर के अंदर ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है, मतलब बढ़िया है एक तरीके, मेरी मम्मी भी बोलती है। तो अब यहाँ पर आप समझिए सारे बच्चे, आपके घर वाले जरूर कहेंगे, ध्यान रखना, ये जरूर कहेंगे आपको, बेटा कुछ बचा लिया अगर थोड़ा पॉकेट में, नहीं जब इन फ्यूचर में जब आप कमाओगे तो। मम्मी जरूर कहेगी, शायद पापा ना भी कहें तो, बट मम्मी जरूर कहेगी, हमारे घर में भी ये रहता है। इन अदर वर्ड्स, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने 15 सालों में इतना पैसा कमाया है, मैंने खूब कमाया है, लेकिन अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो मेरा कुछ खास बैंक बैलेंस है नहीं, जिसको बोलते हैं ना कि लिक्विड वाली एसेट्स, वो नहीं है। हाँ ये सब चीजें हैं, और मैं बताऊं इन सब की एसेट्स कोई वैल्यू नहीं होती है, घर वाले, फैमिली, सोसाइटी इन सब चीजों को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करती है।
तो अगर मुझे भी ये फील होता है इस टाइम कि अगर मैं भी थोड़ा थोड़ा उस टाइम बचाता रहता तो शायद क्या नाम है एक बढ़िया चीज हो जाती। कुछ बंदों की आदत हो, देखा नहीं। चलो मैं इसको पॉज करता हूँ। डेट बता देना। डेट संडे मानकर चलो ये अभी बताया तो मैं आप लोग को। नहीं इसी संडे, इसके बाद जो अगला संडे आएगा वहाँ प्लान करते पेपर याद नहीं हैं। तो अरे है अभी टाइम, 7 तारीख है। अगले दिन इंग्लिश का पेपर है हमारा। हाँ तो क्या दिक्कत है, उसे एक दो दिन सैटरडे रख लेंगे। सैटरडे नाइट में। आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। हाँ संडे कितनी तारीख का है? संडे इस संडे है। आज की तारीख होगी 7 8 9 इस संडे 12 12 19 तारीख का हो जाए ठीक तो है। फिर कब से पेपर है तुम्हारे? इनके 17 से ही है। हाँ अरे ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग कैसे बच्चों। चलो जी सर, अगर हमने दे दिया और किसी ने नहीं दी तो पैसे वापस हो जाएंगे, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बातें नहीं, प्रॉफिट in anticipation should not be recorded but loss in anticipation should be recorded. In other words, do not anticipate a profit. हो गया। The objective of this principle is not to overstate the profit. जो आपके घर वाले कहते हैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलो और मेहनत करो, जो अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट मत करो। हाँ यस, आप अपने एक्सपेंसिव लॉसेस को जरूर ओवरस्टेट कर लो। When differently equally acceptable alternative methods are available, the method which having least favorable immediate effect, मतलब जब आपके पास काफी सारे मेथड्स हैं तो आप ये वाला मेथड चुनो जिससे रिजल्ट आपको कम मिले। समझ में आई बात या नहीं है? ये चीजें रहती है। तो जैसे प्रोविजन बनाना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब याद करो, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर वैल्यूएट किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। और ये मैंने आपको समझाया भी था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड मतलब एक तरीके से इनकम की तरह। अगर आप क्रेडिट साइड ज्यादा बुक करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो कहता है अगर कॉस्ट 100 रुपए की है और उस लेकिन मार्केट में बेचेंगे बिके वैल्यू मिलेगी 90, तो आप इसको 90 पे दिखाओ। बोलो हाँ या ना? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है भाई। इसी वजह से कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, और जो भी जिस दिन आप एसेट परचेज कर रहे हो, एसेट्स को रेडी फॉर यूज तक लाने के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे हो उसको कैपिटलाइज कर लीजिए। द कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द एसेट्स। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू द पास्ट, इट इज रेफर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पास्ट से रिलेटेड है। और मशीनरी परचेज करें 1.5 लाख, 20,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च करें ऑफ मशीन, देन 170 शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ द मशीन। सिंपल है। और डेप्रिसिएशन हम किस पर चलाएंगे, डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे? मशीनरी की कॉस्ट पर। इसको जब आप खुद से पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब मार्केट वैल्यू चाहे जितने मर्जी की क्यों ना हो, हम मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई हो चुकी है, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है, गॉन अप टू 2 लाख, देन द इंक्रीज वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड। समझ में आया नहीं है? तो this cost is systematically reduced year after year by charging depreciation, and the assets are shown in the balance sheet as a costless depreciation। समझ आया नहीं है? तो मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो या कम हो हमें उससे मतलब नहीं है। जो हमने अमाउंट पे करा है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, हम उस प्राइस पर रिकॉर्ड करें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिमूव पर्सनल बायसनेस। मैचिंग प्रिंसिपल भी समझाया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। तो इस साल एक तरफ रेवेन्यू ले लो 2022 के, एक तरफ एक्सपेंसेस, इन दोनों को मैच करो, रिजल्ट मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। समझ आई बात या नहीं? द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट्स टू ascertain the amount of profit or loss incurred in a particular period by deducting the related expenses from the revenue. The following treatment of expenses are and revenue are done due to matching principle. तो प्रीपेड एक्सपेंस घटा देते हैं P&L या ट्रेडिंग के डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि वो इस साल की एक्सपेंस है ही नहीं। जवाब दो यार। एसर्टेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड एडवांस, तो अगर हमें इनकम एडवांस मिल गई उसको भी हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं जल्दी से बताओ जी सर? क्योंकि वो हमारी इस साल की है ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो इस साल की है ही नहीं। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ सर जी। बिल्कुल क्लियर बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी हालत खराब हो जाती है पढ़ने में, बस यही दिक्कत है।
बहुत ही बढ़िया सर। और एसेटलमेंट ऑफ इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, सब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल खुद पढ़ लेना। अरे हाँ है ना यार। Yes, sir. रिवेन्यू रिकॉग्निशन अभी समझाया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन has been entered and the obligation to receive its payment has been established. The recognition of revenue and receipt of payment are two different aspects. भैया पैसे मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। अरे जवाब दो बच्चों। निष्ठा ने सामान बेचा फरवरी एंड गोट इट्स पेमेंट इन अगस्त। अबे पेमेंट अगस्त में आई तो क्या हो गया, सामान तो फरवरी में बिका है, तो फरवरी में ही हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे। समझ में आई बात है नहीं आई? Yes, sir. और ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल दैट ओनली फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, इसी को हम वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. सर जी मजा आ गया, दिल खुश हो गया। बताओ सारे 11 के 11 प्रिंसिपल्स करा दिए और 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस करा दिए। क्या कहते हो बच्चों, समझ आया? चलो अभी आप थोड़ी देर और बैठ